Shut up and sit down. प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। अब देखिए, एक्सपोर्ट ट्रेड जिसको हम लोग हिंदी में निर्यात व्यापार कहते हैं, वो किस तरह से किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोसीजर जनरली अडॉप्टेड फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री इज एज फॉलो। किसी अन्य देश को माल का निर्यात करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कैसे हम लोग किसी विदेशी देश में प्रोडक्ट भेजेंगे, गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहला होता है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। पूछताछ का पत्र प्राप्त करना एवं कोटेशन भेजना। कोटेशन क्या होता है कि भाई किस प्रोडक्ट का कितना दाम लगेगा, कितना प्राइस पे करना है। द इंपोर्टर ऑफ गुड्स फर्स्ट सेंड एन इंक्वायरी टू डिफरेंट एक्सपोर्टर्स requesting them to send information about price, quality, terms of payment, etc. अब देखिए, जो इंपोर्टर है, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है, ठीक है, वो सबसे पहले एक इंक्वायरी भेजता है। किसको? अलग अलग एक्सपोर्टर्स को। अब देखिए, एक प्रोडक्ट को तो बहुत लोग बेचते होंगे, ठीक है, तो सबको वो इंक्वायरी भेजता है कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। वो क्या क्या पूछता है? सामान का दाम क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, किस तरह से पेमेंट करना होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन मांगता है। इन रिप्लाई टू द इंक्वायरी, द एक्सपोर्टर्स देन सेंड द कोटेशन मेंशनिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, प्राइस, क्वालिटी, मोड ऑफ डिलीवरी, टर्म्स एंड कंडीशन इफ एनी। अब जब इंक्वायरी आता है तो जो एक्सपोर्टर है, जो माल बेचने वाला है, वो क्या करता है? वो सारा चीज का डिटेल भेजता है। वो बताता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसका दाम क्या होगा, क्वालिटी कैसा होगा, किस तरह से प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा, जो इंपोर्टर है उसके यहाँ प्रोडक्ट कैसे पहुँचेगा, और फिर जो भी नियम कानून है, कैसे पैसा देना है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, फिर आता है रिसीप्ट ऑफ एन इंडेंट और एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, इंडेंट जिसको हम लोग मांग पत्र कहते हैं, अथवा निर्यात आदेश, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है। फिर इफ द प्रोस्पेक्टिव इंपोर्टर finds the terms and condition acceptable, then he places an order for export of goods which is known as indent. अब मान लीजिए, जो एक्सपोर्टर है वो जो कोटेशन भेजा, इंपोर्टर को सब कुछ ठीक लगा और वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो इस टर्म्स एंड कंडीशन में हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, तब वो ऑर्डर देता है एक्सपोर्ट का, जिसको हम लोग इंडेंट कहते हैं। तो ये कौन दे रहा है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बोल रहा है कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा, और वो ऑर्डर देता है। An indent contains a description of the goods ordered, price to be paid, terms and condition of delivery, packaging of goods and other details. अब इंडेंट में क्या क्या रहता है, क्या क्या सामान ऑर्डर किया गया है, इसके बारे में जानकारी रहती है। उस सामान का कितना मूल्य चुकाना है, प्राइस कितना पे करना है, वो रहता है। फिर डिलीवरी कैसे होगा, भाई एक देश से दूसरी जगह सामान जा रहा है, तो जो इंपोर्टर है वो डिलीवरी किस तरह से चाहता है, वो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस दिया रहेगा। जो भी गुड्स है वो किस तरह से पैकिंग होगा उसका, वो बता रहेगा। और भी जो दूसरे संबंधित जानकारियां रहती हैं वो इंडेंट में रहता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर में रहता है। On receipt of the indent, if the exporter finds it satisfactory, then he forwards his acceptance to export the goods. अब देखिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अपना इंडेंट भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा। जब एक्सपोर्टर को लगेगा कि हाँ जो इंडेंट आया है, जो रिक्वायरमेंट आया है, वो उसके हिसाब से भी सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सपोर्टर संतुष्ट होता है, तब जाके वो क्या करता है, माल को निर्यात की स्वीकृति भेजता है कि हाँ वो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स। फिर आता है क्रेडिट इंक्वायरी, साख संबंधी पूछताछ। द एक्सपोर्टर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक देश का दूसरे देश के संग हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है वो इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि भुगतान में कोई चूक ना हो, कोई जोखिम ना हो। ही शुड वेरीफाई द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर। उसे इंपोर्टर की साख की जांच कर लेनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस ही मे आस्क द इंपोर्टर टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी
और एनी अदर गारंटी। अब इसके लिए वह क्या करता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है कि आप साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए, या तो बैंक गारंटी दीजिए या कोई और गारंटी दीजिए। क्योंकि अब मान लीजिए आप जापान से माल मंगा रहे हो, ठीक है, आपका माल जापान से भारत आ गया, अब आप पेमेंट कैसे करोगे? माल तो बहुत दूर से आया है, अगर माल आने के बाद आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, मैं पेमेंट नहीं लूंगा, नहीं करूंगा, मुझे प्रोडक्ट नहीं लूंगा मैं, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप पेमेंट कर देते हो और आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए बैंक गारंटी लोग लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब देखिए बिजनेस करना है तो लाइसेंस तो चाहिए, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है। ईच एंड एवरी कंट्री हैज इट्स ओन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर फ्री गुड्स एंड रेस्ट्रिक्टेड गुड्स। अब देखिए प्रत्येक देश की स्वतंत्र वस्तुओं, अब देखिए कुछ फ्री गुड्स होता है, ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स होता है जिसको प्रतिबंधित वस्तुएं कहते हैं, उसके संबंध में अपनी एक आयात नीति होती है। सबका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है, आयात निर्यात नीति होता है। एन एक्सपोर्टर इन इंडिया हैज टू कंप्लीट वेरियस फॉर्मेलिटीज एंड अप्लाई फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब मान लीजिए भारत में एक कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो चाहता है कि यहाँ से वो माल विदेशों में बेचे, तो उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। फिर वो एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, कहाँ पर? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो विभाग में जहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जाता है। इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड इट विल इश्यू द एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब मान लीजिए जो अधिकारी है, जो अथॉरिटी है, अगर अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो वह एक्सपोर्ट लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस दे देता है। टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस द एक्सपोर्टर मस्ट हैव 1 एन IEC नंबर, 2 RCMC from appropriate export promotion council, and 3 registration with Export Credit and Guarantee Corporation ECGC. The registration with ECGC safeguards against risk of non-payments. अब देखिए निर्यात लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस पाने के लिए, या एक्सपोर्ट लाइसेंस आप किसी को तभी मिलेगा जब एक्सपोर्टर के पास सबसे पहला IEC नंबर, आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर होना चाहिए, दूसरा RCMC होना चाहिए, उचित निर्यात प्रवर्तन काउंसिल से उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, सदस्यता का प्रमाण पत्र इसको कहते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात साख और गारंटी निगम के पास उसका पंजीयन होना चाहिए। अब देखिए जब आप ECGC के पास रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भुगतान न प्राप्त होने की स्थिति में जोखिम से संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप सामान मंगवा लिए, फिर आप पेमेंट नहीं करना चाहें, आप वहाँ पे धोखाधड़ी करना चाहें, तो ECGC में अगर आपका रजिस्टर्ड है तो रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके सामने वाला से पैसा मिलेगा, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए वो पैसा नहीं दे रहा है, जैसे आप भारत से जापान में माल भेजे और अगर जापान से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका जो चीज़ है वो ECGC फिर बीच में आएगा और आपको पेमेंट दिलवाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, अब देखिए माल का उत्पादन, या अगर आपको माल कहीं और से लेना है तो आप उसकी प्राप्ति करेंगे। द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस द गुड्स और बाय देम फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए आपको मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हो, आपको माल विदेश भेजना है, मान लीजिए आपको माल सिंगापुर भेजना है, ठीक है, तो या तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे, आप उसका उत्पादन करोगे, या आप बाजार में कहीं से खरीदोगे। The goods must be in accordance with the instructions given in the indent regarding the quality, quantity, price, etc. अब जो भी प्रोडक्ट आप या तो प्रोड्यूस कर रहे हो या बाजार से खरीद रहे हो, वो इंडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस रिलेटेड सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर आता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, लादने से पहले
निरीक्षण, अब आपका जो शिपमेंट जाएगा उससे पहले क्रॉस चेक किया जाता है। टू इंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड कंपल्सरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स बाय सर्टेन ऑथराइज्ड एजेंसीज। अब देखिए, जब आप भारत से विदेश में सामान बेच रहे हैं तो भारत का भी तो यहाँ गुडविल है। अगर आप गलत काम करोगे, बेईमानी करोगे या अच्छा माल नहीं भेजोगे तो भारत का नाम खराब होगा, हमारे देश का नाम खराब होगा। तो इसीलिए हमारे देश से जिस माल का निर्यात किया जा रहा है वह सही गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जहाज में माल के लादने से पहले कुछ अधिकृत एजेंसियां, ऑथराइज्ड एजेंसियों द्वारा उस माल का निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। वो लोग पहले चेक करते हैं कि आपका माल अच्छे क्वालिटी है कि नहीं, और अच्छे क्वालिटी का होगा तभी वो एक्सपोर्ट होता है। फिर है एक्साइज क्लियरेंस, उत्पादन शुल्क अधिकारियों से निकासी अनुमति। In India, manufactured products are subject to excise duty under the Central Excise Act. भारत में जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, उस पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंतर्गत उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। Therefore, excise clearance certificate is a must for the goods to be exported. इसलिए जिस माल का निर्यात किया जा रहा है उसके संबंध में उत्पादन शुल्क का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। It may be noted here that the government of India has exempted excise duties in many cases if the goods are manufactured exclusively for the purpose of export. अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि भारत सरकार ने कई मामलों में उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी माफ किया है अगर उस माल का उत्पादन केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए किया गया है। ठीक है। फिर आता है पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ द गुड्स, माल का पैकिंग करना, फिर उस पर चिन्ह लगाना। पैकिंग शुड बी डन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंडेंट। जब आपको ऑर्डर मिला, इंडेंट मिला, उसमें जिस तरह से आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही आपको माल की पैकिंग करनी है। If loss arises due to the defective packing, the exporter may have to bear it. अगर मान लीजिए पैकिंग के वजह से कुछ नुकसान होता है, ठीक है, जिस तरह से इंडेंट में कहा गया, अगर उसके अनुसार पैकिंग नहीं किया गया और इसमें कोई नुकसान होता है तो एक्सपोर्टर को इसका जो नुकसान है वो वहन करना पड़ेगा। If necessary, grading should be done before packing. यदि आवश्यक हो तो पैकिंग के पहले ग्रेडिंग करना, श्रेणीकरण करना जरूरी होता है। The packages should be properly marked according to instructions, if any, so that they may be easily recognized. अब जो भी पैकेट है उसको प्रॉपरली उसमें चिन्ह लगाना चाहिए, निर्देशानुसार उसमें चिन्ह भी डाल देना चाहिए जिससे कि उन्हें अलग से पहचाना जा सके। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, माल लादने वाले एजेंट की नियुक्ति होती है। पैक्ड गुड्स मे बी डिस्पैच्ड टू द पोर्ट डायरेक्टली बाय द एक्सपोर्टर और थ्रू अ फॉरवर्डिंग एजेंट। अब देखिए, पैकिंग किए माल को निर्यातक द्वारा सीधे अथवा माल लादने वाले एजेंट के माध्यम से बंदरगाह तक भेज दिया जाता है। ठीक है। इफ द गुड्स आर स्टोर्ड इन एनी लोकेशन, the exporters may appoint a forwarding agent who will perform all the formalities on behalf of the exporter before shipping the goods. यदि माल का कहीं हम लोग कहीं पे माल रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, संग्रहण करके रखा गया है, तो निर्यातक माल लादने वाले एजेंट की नियुक्ति कर सकता है जो कि माल को भेजने से पहले निर्यातक की ओर से सभी औपचारिकताओं, फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगा। The forwarding agent will charge commission for this work. अब देखिए, इस काम के लिए जो एजेंट है वो कमीशन लेगा, वो पैसा लेगा, क्योंकि देखिए फ्री में तो कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। फिर आता है डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय रेल और रोड। अब जो सामान है वो या तो रेल के रास्ते या तो
ज़मीनी रास्ते सड़क मार्ग से भेजा जाता है। द एक्सपोर्टर हैज़ टू डिस्पैच द गुड्स बाई रेल और रोड टू द पोर्ट टाउन। अब देखिए बंदरगाह तक सामान जाना है तो एक्सपोर्टर क्या करता है, वो या तो रेल माध्यम से या सड़क माध्यम से बंदरगाह तक सामान भेजता है, ठीक है। उसके लिए वो ट्रक का इस्तेमाल करता है। He will send the RR railway receipt to the forwarding agent along with other instructions. वह माल लादने वाले एजेंट फॉरवर्डिंग एजेंट को अन्य निर्देशों के साथ रेलवे रिसीप्ट अथवा माल रसीद देता है। The agent will take the delivery of the goods and complete other formalities before shipping them to the importer. अब एजेंट क्या करता है, वो जो माल है उसकी डिलीवरी ले लेता है और इंपोर्टर को भेजने से पहले शिप में डालेगा ताकि इंपोर्टर के पास जाए, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। माल लादने वाले एजेंट क्या क्या काम करते हैं वो देखिए। सबसे पहला करते हैं ये ऑब्टेनिंग द कस्टम परमिट, कस्टम परमिट प्राप्त करना। द एजेंट हैज टू अप्लाई to the custom office giving full details of the goods and also their destination in order to receive the custom permit. If the goods are duty free, then custom permit is given immediately, otherwise it will be necessary to complete other formalities. अब देखिए आपको बंदरगाह से जब माल भेजना है तो आपको कस्टम ड्यूटी देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कस्टम ऑफिस होता है। तो एजेंट क्या करता है, सबसे पहले कस्टम ऑफिस जाता है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट के संबंधी, उस गुड्स के संबंधी सारी जानकारियों को देता है। ये भी बताता है कि ये जो माल है वो कहाँ जाना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तब जाके उसको कस्टम परमिट मिलता है। अब देखिए अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगना है, कोई टैक्स नहीं लगना है, कर नहीं लगना है, तो परमिट तुरंत मिल जाता है, नहीं तो दूसरी कार्रवाई पूरी करने की आवश्यकता होती है। फिर है ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर, जहाजी आदेश पत्र प्राप्त करना। द एजेंट हैज टू सिक्योर एडिक्वेट स्पेस इन द शिप फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स। अब देखिए जहाज बहुत बड़े होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक जहाज में लगभग 5,000 ट्रक का जगह होता है, ठीक है। तो एजेंट को माल लादने के लिए जहाज में पर्याप्त स्थान सुरक्षित करना पड़ता है। For this purpose, he has to sign an agreement with the shipping company for issue of the shipping order, which will enable him to put the goods in the ship. इसके लिए वह जहाजी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अग्रीमेंट साइन करता है, अनुबंध करता है तथा उससे माल को जहाज में लादने से संबंधित जहाजी आदेश पत्र प्राप्त करता है, ठीक है। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ शिपिंग बिल एंड पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखिए जहाजी बिल भरना तथा निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, जो पैसा है वो देता है वो। द एजेंट हैज टू फिल इन 3 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल एंड सबमिट देम टू द कस्टम हाउस। एजेंट को जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरनी होती हैं तथा उन्हें कस्टम अधिकारियों को देना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द बिल ड्यूटी इज कैलकुलेटेड बाय द कस्टम अथॉरिटी। इस बिल में जो सूचना दी रहती है उसके आधार पर कस्टम अधिकारी द्वारा निर्यात कर कैलकुलेट होता है, कितना टैक्स देना है वो कैलकुलेट होता है। द एजेंट हैज टू मेक पेमेंट ऑफ द ड्यूटी एंड गेट द ओरिजिनल एंड थर्ड कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल फ्रॉम द कस्टम अथॉरिटी। एजेंट जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी देता है, निर्यात शुल्क का भुगतान करता है। उसके बाद जहाजी बिल की जो सबसे पहला पन्ना था ओरिजिनल और थर्ड कॉपी, तीसरी प्रति, वो वहां से ले लेता है। फिर आता है पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, बंदरगाही कर का भुगतान। द एजेंट हैज टू मेक अरेंजमेंट फॉर कैरिंग द गुड्स टू द डॉक। एजेंट माल को गोदी तक ले जाने की व्यवस्था करता है। देखिए आप पोर्ट में, बंदरगाह में डॉक्स होते हैं जहां पे आप अपना सामान रखते हो। For this purpose, 2 copies of properly completed dock challan are submitted to the dock authority along with 1 copy each of shipping bill and shipping order. इसके लिए 2 कॉपी
डॉक चालान बनाया जाता है जो कि डॉक अथॉरिटी को दिया जाता है, जिसमें एक कॉपी शिपिंग बिल का भी होता है और शिपिंग ऑर्डर का भी होता है. आफ्टर डॉक चार्जेस आर रिसीव्ड, द डॉक अथॉरिटीज रिटेन वन कॉपी ऑफ डॉक चालान एंड रिटर्न द ड्यूली साइंड सेकेंड कॉपी टू द एजेंट. अब देखिए, डॉक का जो भी चार्जेस है, जो भी वहां पे पैसा देना है, वो पैसा मिल जाने के बाद डॉक अथॉरिटीज एक कॉपी अपने पास रखते हैं और दूसरा कॉपी जो है डॉक चालान का वो दे देते हैं एजेंट को. फिर आता है कस्टम्स वेरिफिकेशन बिफोर लोडिंग ऑफ गुड्स. अब देखिए, माल के लादने से पहले कस्टम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण. एज सून एज द शिप टचेस द पोर्ट, द डॉक अथॉरिटीज स्टार्ट लोडिंग द गुड्स ऑन इट. जैसे ही जहाज बंदरगाह पर आकर खड़ा होता है, गोदी अधिकारी इसमें माल लदवाना शुरू कर देते हैं. Before the goods are actually loaded, custom officials verify them to know if there is anything on which duty remains to be paid or which is not mentioned in the shipping bill. अब देखिए, माल के लादने से पहले कस्टम अधिकारी उसकी जांच कर यह तय करते हैं कि कोई माल ऐसा तो नहीं जिस पर पूरा शुल्क नहीं दिया गया है अथवा जिसकी घोषणा जहाजी बिल में न की गई हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा डिटेल्स नहीं दिया गया है. द कैप्टन और हिज असिस्टेंट मेट विल रिसीव गुड्स ओनली व्हेन शिपिंग ऑर्डर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम. जहाज पर जहाज का कप्तान या उसका सहायक जहाजी बिल को देखकर ही माल का लदान करवाता है. पहले वो बिल देखेगा, फिर ही वो माल को लादने देगा. मेट्स रिसीप्ट, जिसको हम लोग मेट रसीद कहते हैं. द कैप्टन और मेट विल इशू अ रिसीप्ट नोन एज मेट्स रिसीप्ट आफ्टर द गुड्स हैव बीन लोडेड. दिस रिसीप्ट contains particulars like quantity of goods, number of packets, condition of packing, etc. अब देखिए, जो कप्तान है या जो उसका सहायक है, वो माल लदान हो जाने के बाद, एक बार माल शिप में जब चढ़ जाता है तो उसके बाद जहाज का कप्तान अथवा उसका सहायक एक रसीद देता है जिसे मेट्स रिसीप्ट, जहाजी कारिंदे मेट्स की रसीद कहते हैं. इस रसीद में माल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड, पैकेजों की संख्या, नंबर ऑफ पैकेट्स, पैकिंग की दशा का विवरण, कंडीशन ऑफ पैकिंग इत्यादि चीजें लिखी रहती हैं. फिर आता है बिल ऑफ लैडिंग, जिसको जहाजी बिल्टी कहते हैं. द फॉरवर्डिंग एजेंट हैज टू प्रेजेंट द meats receipt at the office of the shipping company and in exchange will get a document known as bill of lading. अब देखिए, अब एजेंट मेट रसीद को जहाजी कंपनी के कार्यालय में देता है तथा बदले में उसे एक दस्तावेज मिलता है जिसे जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं. He has to fill in 3 blank forms of bill of lading, giving details regarding the goods, destination, name of the ship, date and place of loading, and name and address of the person to whom delivery is to be made. अब देखिए, इस बिल्टी की 3 प्रतियां में वह माल का विवरण देता है, उसकी मात्रा कितनी है वो बताता है, ठीक है, क्वालिटी के बारे में बताता है, माल पहुंचाने का स्थान, कहाँ माल जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है, शिप का नाम, जहाज का नाम बताता है, ठीक है, डेट और प्लेस ऑफ लोडिंग, माल कहाँ पर लोड किया गया, लादा गया, किस तारीख को लादा गया, नेम एंड पर्सन टू हुम डिलीवरी इज टू बी मेड, उस व्यक्ति का नाम बताता है, पता बताता है जहाँ पर डिलीवरी देना है. If the freight is paid in advance, the bill of lading is marked freight paid. Otherwise, it is marked freight forward, which means freight will be paid at the port of destination. अब मान लीजिए यदि भाड़ा दे दिया गया है, फ्रेट मतलब भाड़ा होता है, अगर एडवांस में भाड़ा दे दिया गया है तो बिल ऑफ लैडिंग में लिख दिया जाता है फ्रेट पेड, मतलब भाड़ा दिया जा चुका है. नहीं तो ये लिखा रहता है फ्रेट फॉरवर्ड, मतलब भाड़ा देना है और भाड़ा जिस बंदरगाह को माल जा रहा है वहां उसका भुगतान किया जाएगा. अगर मान लीजिए ऐसा इंपोर्टर पैसा दे रहा है भाड़ा, तो वहां पे देगा. फिर आता है इंश्योरेंस ऑफ कार्गो. अब माल का बीमा, क्योंकि आप
सब जहाज से भेज रहे हैं तो आप उसका इंश्योरेंस कराएंगे. As a safeguard against marine risk, it is necessary to insure the goods. अब देखिए, समुद्र में बहुत तरह के जोखिम होते हैं, तो इससे सुरक्षा के लिए माल का बीमा करा लेना आवश्यक है. Insurance must be done strictly according to the instructions, if any, of the importer as given in the indent. बीमा निर्यातक द्वारा इंडेंट में दिए गए निर्देशों के अनुसार करवाया जाना चाहिए. If there is no instruction, the exporter himself should insure the goods. अब मान लीजिए अगर इंपोर्टर जो आपका निर्यातक है वो कोई आपको आदेश नहीं देता है, तो एक्सपोर्टर जो है, जो इंपोर्टर आयातक और एक्सपोर्टर निर्यातक, तो वो क्या करता है, वो अपनी सूझबूझ से बीमा कर लेता है. The insurance policy is sent to the importer along with the bill of lading and other documents. अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी, जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लैडिंग और अन्य दस्तावेज, अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ आयातक इंपोर्टर को भेज दी जाती है. फिर है एडवाइस टू द एक्सपोर्टर, निर्यातक को सूचना. द एजेंट देन इन्फॉर्म्स द एक्सपोर्टर अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स. एजेंट अब माल भेजे जाने वाले तथा उससे संबंधित अन्य बातों को की सूचना एक्सपोर्टर निर्यातक को देता है. He will send the bill of lading, insurance policy, shipping bill, etc. to the exporter along with a statement showing his expenses and remuneration. वह अपने खर्च तथा पारिश्रमिक के बिल के साथ जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लैडिंग, बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाजी बिल, शिपिंग बिल इत्यादि दस्तावेजों को एक्सपोर्टर निर्यातक को भेज देता है. फिर है आपका प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड कॉन्सुलर इनवॉइस. विदेशी बीजक एवं कॉन्सुलर बीजक तैयार करना. Having received the advice from the forwarding agent, the exporter prepares an export invoice known as foreign invoice. माल लादने वाले एजेंट से सूचना प्राप्त होने के बाद निर्यातक निर्यात बीजक तैयार करता है, जिसे विदेशी बीजक फॉरेन इनवॉइस कहते हैं. इनवॉइस को बीजक कहते हैं, बिल. दिस इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंपोर्टर. इस बीजक में, इस इनवॉइस में भेजे गए माल की मात्रा और आयातक इंपोर्टर से प्राप्त होने वाली राशि लिखी होती है. Custom regulations of many countries require consular invoice for the purpose of easy clearance of goods at the port of destination in the importing country. कुछ देशों की आयात नीति, कस्टम रेगुलेशन के अंतर्गत कॉन्सुलर का बीजक, कॉन्सुलर इनवॉइस मांगा जाता है, जिससे कि माल पहुंचने पर बंदरगाह पर उसकी आसानी से निकासी की जा सके. If it is required by the importer, then the exporter has to arrange for such a document also. यदि आयातक इंपोर्टर इसे मांगता है तो निर्यातक एक्सपोर्टर को इसकी व्यवस्था करनी होगी. फिर अब देखिए, माल चला गया, अब पैसे की बात आती है. Securing payment, भुगतान प्राप्त करना. There are two alternative methods by which payments can be received by the exporter. निर्यातक द्वारा आयातक से भुगतान प्राप्त करने की दो वैकल्पिक पद्धतियां होती हैं. कैसे कैसे पेमेंट होता है? पहला ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र. द एक्सपोर्टर कैन गेट इमीडिएट पेमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज इश्यूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर. आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक के पक्ष में जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र के आधार पर निर्यातक तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकता है. The exporter has to draw the bill in order to get the payment from the local branch of the bank in home country, which has issued the letter of credit on behalf of the importer. अब देखिए, निर्यातक क्या करता है? निर्यातक एक बिल लिखेगा जिससे कि वह आयातक की ओर से जिस बैंक ने यह साख पत्र जारी किया है
कि अपनी देश में स्थित स्थानीय शाखा से भुगतान प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। फिर है लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, बंधक पत्र। If the exporter wants to receive payment immediately, he can get the bill accepted by the importer discounted with his bank. अब देखिए होता क्या है, जो पेमेंट है, मान लीजिए जो निर्यातक है वो तुरंत भुगतान चाहता है, तो वह आयातक द्वारा स्वीकृत बिल को बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लेगा। ठीक है। बट फॉर दिस पर्पस ही हैज टू गिव अ लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन टू हिज बैंक। ऐसी स्थिति में उसे अपने बैंक को बंधक पत्र देना होगा। Letter of hypothecation is a letter addressed to a bank attached with the bill of exchange which is accepted by the importer. बंधक पत्र अपने बैंक के नाम एक पत्र होता है जिसके साथ आयातकर्ता इंपोर्टर स्वीकृत बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल आपको इंपोर्टर दिया है, ठीक है, वो आप देंगे। थ्रू दिस लेटर of hypothecation, the exporter authorizes the bank to sell the goods in case of dishonor of the bill by the importer, so that the bank can realize the amount advanced by it to the exporter. इस बंधक पत्र में वह बैंक को अधिकार देता है कि आयातक द्वारा बिल के भुगतान का इनकार करने पर वह माल को बेचकर निर्यातक को अग्रिम भुगतान की गई राशि को वसूल कर सकता है। सिंपल देखिए क्या होता है, जो इंपोर्टर है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता है कि भाई आप ये चेक ले लो या ड्राफ्ट ले लो या लेटर ले लो, ठीक है, कोई भी कुछ तरह से वो पेमेंट देता है कि मेरे पास जब माल आ जाएगा तो आप ये चेक लेके बैंक में जाना, आपको वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा, पैसा ले लेना। अब यहाँ पे तो इमीडिएटली चाहिए, तुरंत चाहिए, तो मान लीजिए जो एक्सपोर्टर है वो बैंक गया, बैंक को बोला कि मेरा 10 लाख का चेक है, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक बोलता है ठीक है आपको तुरंत चाहिए तो 9.5 लाख रुपया मैं दूंगा, आप ले लीजिए। एक बात हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, 50,000 वो बैंक का फीस, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जब इंपोर्टर के पास सामान जाए, इंपोर्टर बोलेगा कि हम नहीं देंगे पैसा, तो उस केस में क्या है कि जो एक्सपोर्टर है वो बैंक को ये अधिकार दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है कि आप सामान को बेच दीजिए, इंपोर्टर को सामान देने का ज़रूरत नहीं है, सामान को बेच के आप अपना पैसा ले लीजिए। ठीक है। तो ये सारा तरीका होता है जो फॉलो करना पड़ता है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो।